सऊदी कंपनी आरामको ने कड़ी चेतावनी दी है। बकौल आरामको, अगर हॉर्मुज की खाड़ी में घेरेबंदी जारी रही तो दुनिया के सामने ऐसा तेल संकट आएगा जिसकी कोई बानगी नहीं, कोई मिसाल नहीं होने वाली है। समानांतर तौर पर क्या भारत सरकार इस तेल संकट से जूझने के लिए तैयार है? क्योंकि ईरान इस वक्त सिर्फ उन जहाजों को अनुमति दे रहा है जो चाइना जा रहे हैं, क्योंकि हमने ईरान के साथ इस कदर अपने संबंध बिगाड़ लिए हैं इस्राएल के चक्कर में कि ईरान हमारा साथ नहीं दे रहा है, जबकि भारत को तेल की जरूरत है। क्योंकि इसी मंच पर मैंने आपको बतलाया था कि क्या हालत हो रही है बैंगलोर में, जहां होटल्स बंद हो सकते हैं, व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली एलपीजी सिलेंडर्स पर रोक लग रही है। यह सब हो रहा है मगर इस सरकार के पास कोई योजना नहीं है। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार प्रहार कर रहा है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं, संसद में आज भी भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और विपक्ष कह रहा है कि सरकार के पास कोई योजना नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री हैं। और उससे भी बड़ी बात, नेता विपक्ष राहुल गांधी को अपनी बात रखने की इजाजत नहीं दी जाती। हमने देखा था लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस तरह का रवैया राहुल गांधी के खिलाफ अपनाते हैं, और आप यह भी जानते हैं कि उनके खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। आज राहुल गांधी सदन के सामने आए। बकौल राहुल गांधी आपके स्क्रीन पर। यहां चर्चा लोकतांत्रिक प्रक्रिया और स्पीकर की भूमिका के बारे में है। कई बार मेरा नाम लिया गया और मेरे बारे में अजीब बातें कही गई। यह सदन भारत के लोगों की अभिव्यक्ति है। यह किसी एक पार्टी की नहीं बल्कि पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है। हर बार जब हम बोलने के लिए उठते हैं तो हमें बोलने से रोक दिया जाता है। पिछली बार मैंने बात की थी तो मैंने हमारे प्रधानमंत्री द्वारा किए गए समझौते के बारे में एक बुनियादी सवाल उठाया गया था और मुझे रोक दिया गया। प्रियंका गांधी वाड्रा भी अपने भाई के समर्थन में आई हैं, मगर सबसे पहले सुनिए राहुल गांधी ने इस मंच से यानी लोकसभा से क्या कहा, और इसमें भी आप देखेंगे कि स्पीकर साहब उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं। जी हां, और इंतजार कीजिए, सऊदी कंपनी आरामको ने जो चेतावनी दी है मैं उसकी भी विस्तार से चर्चा करूंगा, मगर पहले सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। स्पीकर सर, मल्टीपल टाइम्स द डिस्कशन हियर is about the democratic process and the role of the speaker. Multiple times my name is being raised while things are being said about me. This house is the expression of the people of India. This house does not represent one party. This house represents the whole country. Every time we get up to speak, we are stopped from speaking. Multiple times. In the last time I spoke, I raised fundamental questions about the compromises that has been made by our Prime Minister. I will start to speak. You be राहुल गांधी जी multiple times. Sir, multiple times. No, you will be allowed to speak. No, you have mentioned you. बोलने दीजिए सर. He is yielding. You are answering. You are. Let me speak, sir. Multiple times I have been stopped from speaking. Just a few days ago, in a debate for the first time in Indian history, पहली बार हमारे इतिहास में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को नहीं बोलने दिया। Okay. नहीं सर, मैं खत्म नहीं किया। मैं खत्म नहीं किया सर। We will speak after the debate. आप रोक रहे मुझे, मैंने खत्म नहीं किया। मेरा नाम लिया गया है। ओके, आप आपका विषय बोल दिया है ना, आपने अपना विषय बोल दिया है। तो मल्टीपल टाइम मुझे रोका गया। Last time I raised the issue of the Prime Minister being compromised. I raised the issue of Mr. Naravane. I raised the issue of Epstein. Honorable LOP. And I raised the issue of Adani. I have given I was silent. Permission that this after the speech of these Ravi Shankar issues Prasad ji, are fundamental to the people of India. Scope.
To speak. Our Prime Minister has been Okay. compromised. Everybody Okay. knows the Honorable result Shankar of the Prasad ji. compromise of our Prime Minister. और फिर राहुल गांधी के पक्ष में उनकी बहन लोकसभा के अंदर खड़ी होती हैं। वो कहती हैं कि एक ही व्यक्ति है जो बगैर डरे इस सरकार से सवाल कर रहा है और यह सरकार उन्हें बोलने की इजाजत नहीं देती। सुनिए लोकसभा के अंदर क्या कहा प्रियंका गांधी वाड्रा ने। एक ही व्यक्ति है इस देश में जो इन 12 सालों में इनके सामने झुका नहीं है। वो नेता प्रतिपक्ष है। और वो नेता प्रतिपक्ष क्योंकि इस सदन में खड़े होके सच बोल देते हैं, बेझिझक बोल देते हैं। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। आप अपनी बात रखिए। इनसे सर तारीफ की I gave her the opportunity. I Sir. gave her the opportunity. Yes. वो सच्चाई जो है जो वो बोलते हैं इनसे पचती ही नहीं है, इन्हें पचती नहीं है। और प्रियंका वहां नहीं रुकी। एक तरफ इंडिया गठबंधन लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनके कॉम्प्रोमाइज्ड होने का आरोप लगा रहा था और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा बाहर आती हैं और वो अपनी उस बात को दोहराती हैं कि उनके भाई को बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही और इस सरकार की कोई योजना नहीं है इस तेल संकट से जूझने के लिए। सुनिए क्या कहा प्रियंका गांधी वाड्रा ने। ये सब बातें इसलिए कही जाती हैं क्योंकि जो मेरे भाई करते हैं वो सच बोलते हैं। इनके सामने आज तक एक ही व्यक्ति है जो इस पूरे देश में जो झुका नहीं है। इन्होंने सब कोशिशें की, पैसे खर्चे, तमाम सोशल मीडिया की कैंपेन की, मीडिया पे कैंपेन की, तरह तरह की चीज़ें बोली, उनके बारे में कुछ नहीं चला है। सच्चाई उनके सामने है, लोग देख रहे हैं कि ये एक ही व्यक्ति है जो सच बोलता है और झिझकता नहीं और पीछे नहीं हटता। तो मुझे तो हंसी इसी बात पे आ रही थी कि तुम डर रहे हो इनसे, इनकी जो सच्चाई है, इनका जो सत्य है वो पच ही नहीं रहा है, इसलिए हर बार इन्हीं पे आलोचना, इन्हीं पर वार कर रहे हो। कभी कहते हो कि पैंट छोटी पहने, अरे वाह, जो कह रहे हैं उसका जवाब दो ना, जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब दो। उसका तो जवाब है ही नहीं। आप क्यों बिक गए? आपने देश को की सारी संपत्ति अडानी जी और अंबानी जी को क्यों दे दी? जो आज देश का किसान जिस तरह से संघर्ष कर रहा है उसके बारे में आप कोई सवाल पूछे, आप जवाब नहीं दे सकते। तो यहाँ इस सदन में पिछले, मैं नहीं हूँ, लेकिन पिछले 2-3 सेशन से मैं देख रही हूँ कि यहाँ असली चर्चा नहीं हो रही है। जो एक्चुअल मुद्दे, वंदे मातरम पे हमने चर्चा कर ली भर के, और नेहरू जी पर, इंदिरा जी पर सारी आलोचनाएं करते रहेंगे, लेकिन हमने एक असली चर्चा नहीं की कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, बेरोजगारी क्यों है, आज देश की स्थिति क्या है, आप अमेरिका को सब कुछ ऐसे थाली पे परोस कर दे क्यों रहे हैं, आप अडानी अंबानी जी को सारा देश बेच क्यों रहे हैं, ये चर्चा नहीं हुई है। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मगर दोस्तों बहुत जरूरी हो जाता है कि आप और हम समझें कि जो चेतावनी सऊदी कंपनी आरामको ने दी है उसके क्या मायने हैं। मैं चाहूंगा इस कार्यक्रम के अंत तक आप मेरे साथ रहें क्योंकि मामला पेचीदा है मगर आपके और हमारे लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले सऊदी कंपनी आरामको ने कहा क्या है और उसके मायने कुछ देर बाद आपकी स्क्रीन पर। सऊदी अरब की तेल कंपनी आरामको ने कहा है कि अगर हॉर्मूज जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर नाकाबंदी जारी रहती है तो इससे दुनिया में बड़ा तेल संकट पैदा हो सकता है। अब बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों ये जानना कि हॉर्मूज इतना महत्वपूर्ण आखिर है क्यों। गौर फरमाएं। दुनिया के लगभग 20% तेल की खपत और करीब 27% समुद्री तेल व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है। दुनिया के करीब 20% एलएनजी यानी तरल गैस का व्यापार भी इसी स्ट्रेट से होता है। अगर यह रास्ता बाधित हो जाए तो 8 से 10 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल बाजार से गायब हो जाएगा। इस रास्ते से गुजरने वाला लगभग 84% तेल और 83% एलएनजी एशिया यानी कि चीन, भारत, जापान, कोरिया आदि को जाता है। इसलिए अगर यह रास्ता बंद हो जाता है तो सबसे बड़ा झटका एशियाई अर्थव्यवस्थाओं को लगेगा। मगर आप जानते हैं दोस्तों, ईरान जो है वो चीन को जाने वाले तेल को नहीं रोक रहा है क्योंकि इस युद्ध में चीन उसका साथ दे रहा है। भारत के लिए भी वो नरमी बरत सकता था मगर भारत इस वक्त कहीं ना कहीं
खामेनी की मौत पर चुप्पी ग्रहण कर लेता है? कम से कम हमारे प्रधानमंत्री तो करते ही हैं। नए सुप्रीम लीडर की नियुक्ति होती है तो हमारे विदेश मंत्री वहां के विदेश मंत्री को कॉल करते हैं, मगर प्रधानमंत्री फिर भी खामोश रहते हैं। यही वजह है कि ईरान से जिस समर्थन की उम्मीद भारत कर रहा है वो अभी नहीं मिल रहा है। दूसरा, आपके स्क्रीन पर आरामको क्या चेतावनी दे रहा है? आरामको के सीईओ अमीन नासिर ने कहा है कि यह तेल और गैस उद्योग के लिए अब तक का सबसे बड़ा संकट बन सकता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर स्थिति लंबी चली तो इसके कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस यानी भयानक परिणाम होंगे। अभी कई रिपोर्टों के अनुसार हॉर्मुज से तेल भेजना काफी हद तक रुक गया है। ईरान की IRGC ने भी धमकी दी है कि अगर अमेरिका इजराइल के हमले जारी रहे तो मिडिल ईस्ट से 1 लीटर तेल भी बाहर नहीं जाएगा। तो आपके जहन में सवाल होगा कि तेल बाजार पर इसका क्या असर पड़ेगा? सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन और UAE के कुछ वैकल्पिक रास्ते हैं, लेकिन वे पूरी सप्लाई की भरपाई नहीं कर सकते। अगर संकट लंबा चलता है तो 8 से 10 मिलियन बैरल रोज की सप्लाई खतरे में पड़ सकती है। तेल की कीमत पहले ही $90 से ऊपर जा चुकी है और $120 तक पहुंचने की आशंका जतलाई जा रही है। LNG की बात करें तो उस पर भी बहुत बड़ा खतरा है। कतर दुनिया के सबसे बड़े LNG निर्यातकों में से एक है और उसका लगभग सारा गैस निर्यात इसी रास्ते से होता है। अगर यह बंद हुआ तो गैस की कीमतें भी तेजी से बढ़ेंगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर यह संकट जारी होता है तो इससे सीधे जुड़ जाता है वॉर प्रीमियम, यानी कि तेल महंगा होगा और उसके भी परिणाम होंगे। क्या? गौर फरमाएं, तेल हमेशा महंगा रहेगा। हर छोटी घटना पर कीमतें तेजी से ऊपर नीचे होंगी। शिपिंग और बीमा की लागत बढ़ जाएगी और उससे भी बड़ी बात, दुनिया भर में इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। क्या? देखिए, महंगा तेल सीधे कई चीजों को महंगा करता है, यानी पेट्रोल, डीजल, बिजली, ट्रांसपोर्ट, खाद और खेती, औद्योगिक उत्पादन। और दोस्तों यह मत भूलिए, एक जो सामान्य सी आर्थिक चेन है वो कुछ इस तरह से बनती है जो मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। यानी कि महंगा तेल, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, खाद और खेती महंगी होगी, खाने पीने की चीजें महंगी होंगी, उद्योग महंगे होंगे और वैश्विक महंगाई यानी दुनिया भर में महंगाई जो है वो बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इसका सीधा असर बैंकों पर पड़ेगा और बैंक्स जो हैं वो केंद्रीय ब्याज दर बढ़ा सकते हैं। और इसलिए मैंने कहा पूरी दुनिया की महंगाई, मुद्रास्फीति पर भी इसका असर पड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी सरकार के पास इसको लेकर एक योजना है और उससे भी बड़ी उम्मीद कि यह युद्ध जल्द रुक जाए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।